स्टूडेंट से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राइबोसोम की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने राइबोसोम का रासायनिक संगठन और जो राइबोसोम के प्रकार थे वो पढ़े थे। तो हमने उसके रासायनिक संगठन में ये कहा था कि जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनपी पार्टिकल होते हैं, अर्थात ये राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। तो हमने ये कहा था कि ये राइबो या इसको हम कह रहे हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वैसे इसको इस तरह से पूरा नाम इसका ये है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। मतलब इसका मतलब ये है कि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इसमें जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन है वो आपस में गुथकर या आपस में विशिष्ट रूप से एक दूसरे के अंदर विशिष्ट रूप से कुंडलित होकर आरएनए का ये जो राइबोसोम है इसका निर्माण करेंगे या इसकी उप इकाइयों का निर्माण करेंगे। तो इसमें एक तो होगा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब है आरएनए, और दूसरा होगा इसमें प्रोटीन। तो जो आरएनए और प्रोटीन है वो कुंडलित होकर राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करते हैं और वो उप इकाइयाँ मिलकर एक संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण करेगी। तो ये तो हमने इसका रासायनिक संगठन पढ़ा था कि जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जैसे जैसे इसकी उप इकाइयाँ होती है छोटी और बड़ी, उस हिसाब से इसमें आरएनए के जो अणु है भी वो भी बड़े छोटे होते हैं। छोटे आरएनए के अणु भी होते हैं, जैसे हमने 17 इसके अंदर 5 है, 16 या 23 इसके आरएनए देखे थे, और 80 इसके अंदर हमने 5, 5.8, 18 इसका और 28 इसके आरएनए देखे थे। उसमें हमने 17 इसके अंदर 53 प्रकार की प्रोटीन देखी थी पूरी, और उसमें हमने 83 प्रकार की प्रोटीन देखी थी। आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम की जो बाह्य संरचना है वो कैसी है आखिर, तो उसमें क्या क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे जेम्स लेक ने, इन्होंने राइबोसोम की अति सूक्ष्म संरचना का अध्ययन था, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने जो जेम्स लेक थे उन्होंने राइबोसोम की संरचना का अध्ययन किया और कुछ इन्होंने बातें बताई। इसके अनुसार राइबोसोम देखो, अगर संरचना देखें तो राइबोसोम में 2 उप इकाई होती है, 2 उप इकाई। इसको एक तो होती है बड़ी व एक होती है छोटी उप इकाई। इसको तो बोलेंगे अपन लार्ज सब यूनिट, और इसको बोल देंगे अपन स्मॉल सब यूनिट। ये 2 तरह की इकाई होती है। अब जो बड़ी उप इकाई है, बड़ी उप इकाई ये कैसी होती है, नाम से स्पष्ट है, ये बड़े आकार की होती है, बड़ी उप इकाई होती है। तो ये बड़े आकार की है और ये गुम्बद के समान होती है, अर्थात ये गुम्बदाकार होती है। मतलब इस तरह से होगी ये, गुम्बदाकार स्थिति में इस तरह से पाई जाएगी। अब इसकी अगर हम संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना में कुछ विशिष्ट उभार से निकले रहते हैं इस तरह से। ये एक बड़ी उप इकाई है। तो अगर इसकी हम संरचना देखें बड़ी उप इकाई, तो इसमें देखो 3 तरह के आपको ये प्रवर्त दिख रहे हैं। ये बड़ी उप इकाई है गुम्बदाकार इस तरह से। तो इसमें एक तो देखो ये, जैसे मैं इसमें एक बार इसका चित्र बना के आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी उप इकाई है। तो इसमें एक तो प्रोसेस इस तरह होगा और एक इस तरह होकर, और एक इसके अंदर होगा यहाँ पर एक मुंडेर टाइप। इस तरह के इसमें 3 प्रोसेस पाए जाएंगे। तो ये जो एक इसका सिरा ऊपर उठा हुआ है इसको हम कहेंगे मुंडेर, या इसको हम कहेंगे रिज। ये एक इस तरह से उठा हुआ है मुंडेर की तरह। और एक इसका इसके बीच में, ये जो बीच में है
ये एक इसका केंद्रीय उभार है, केंद्रीय उभार बीचों बीच पाया जा रहा है एक उभार टाइप ये और संरचना है। इसको बोलते हैं प्रोटूबेरेंस, अंग्रेजी में इसको प्रोटूबेरेंस बोलते हैं। और एक इसके अंदर एक व्रंत और होता है, ये है व्रंत जिसको अपन बोलते हैं स्टाल्क। तो इसमें चार ये जो कीलनुमा या नुकीली संरचनाएं होती है। मुंडेर जो इसका उठा हुआ भाग है, और एक बीच के अंदर एक उभार होता है जिसको अपन केंद्रीय उभार बोलते हैं, और एक उभार और होता है जिसको व्रंत या स्टाल्क बोलते हैं। और इस तरह से ये गुम्बदाकार एक बड़ी उपिकाई होती है, ये इस तरह से है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है, उप इकाई में एक मुंडेर होता है। ये प्रश्न आ सकता है जिसको रिज बोलते हैं। ये मुंडेर क्या है? एक जिसको अपन कहते हैं उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, जैसे ये भाग है वो उठा हुआ है। तो इसमें एक मुंडेर हो गया, बीचों बीच में एक केंद्रीय उभार है, ये इसके बीच में पाया जाएगा। ये इसे अपन को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये इसके बीच में पाया जाता है। अगर और इसको मैं स्पष्ट बताऊं तो इस तरह से ये पाया जाता है, जैसे ये बीच में है। तो बीच में केंद्रीय उभार तथा एक व्रंत जिसको अपन स्टाल्क बोलते हैं, स्टाक होते हैं। तो इसमें तीन तरह की रचनाएं हैं। एक तो चूँकि ये आरएनए का, तो ये आरएनए का बना हुआ है, जिससे इसमें कई आरएनए और प्रोटीन है, तो वो इस तरह से कुंडलित होकर इस तरह से संरचना बना रही है। तो इसमें एक मुंडेर पाया जाता है, एक केंद्रीय उभार पाई जाती है, एक व्रंत जैसी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। हाँ, ये तो इसके अंदर ये हो गई। अब जो ये इसका मुंडेर और ये जो उभार होते हैं ना, इनके बीच में खांच भी पाई जाती है। तो ये जैसे खांचे होती है अंदर, जैसे ये खांच है, ये खांचे पाई जाती है। तो इसके मुंडेर और जो उभार होते हैं उनके बीच में खांच पाई जाती है। दूसरी अपन छोटी उप इकाई की बात करें, छोटी उप इकाई, ये अपन कह दो इनके बीच खांच पाई जाती है, बस ये है जिसको अपन खांच को बोलते हैं फुर्रो। फुर्रो या खांचे पाई जाती है, यानी अंदर एक दरार सी खांचे जैसी संरचना होती है। छोटी उप इकाई की बात करें अपन इसकी, जो छोटी उप इकाई होती है वो अंडाकार होती है। वो किस तरह की होगी? अंडाकार होती है। और इसको अगर अपन देखें तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरह से ये अंडाकार स्थिति में होगी, और इसके अंदर इस तरह से संरचनाएं पाई जाएगी। तो इसमें एक तो हो, इसको अगर मैं सीधा करके बताऊं तो ये होगा इसमें कि इस तरह से इसको सीधा करके अपन देखें तो इस तरह से इसके अंदर इस तरह से होगी, ये एक अंडाकार आकृति में होगी। तो इसमें एक तो होगा इसका सिर, या इसको शीर्ष कह दो, या इसको अंग्रेजी में हेड कह दो। तो एक तो होगा इसका सिर, और एक होगा इसका बेस, आधार। ये इसका तो बेस है, ये तो इसका बेस है, ये इसका सिर है। तो इसके अंदर ये आरएनए इस तरह से कुंडलित होकर ये प्रोटीन और आरएनए कुंडलित होकर इस तरह से इसकी इकाई का निर्माण करता है। मान लीजिए आरएनए प्रोटीन की एक इस तरह श्रृंखला है, तो ये इस तरह से कुंडलित होकर, जैसे ये यहाँ से चल रही है, इस तरह से ये पाई जाती है। तो ये तो इसका ऊपर वाला भाग तो सिर है, नीचे वाला इसका आधार है। बीच के अंदर देखो एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये जो इस जगह को बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पर ये एक दरार है अंदर की तरफ, तो ये इसके प्लेटफॉर्म के साथ ही यहाँ पर क्या पाई जाती है? दरार, जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट। तो ये दरार, तो हम कह सकते हैं छोटी इकाई में सिर और आधार पाया जाता है। इस आधार से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है, और इस प्लेटफॉर्म के पास एक दरार पाई जाती है, एक खांच पाई जाती है। तो ये इसकी संरचना है। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटी इकाई में शीर्ष और आधार पाए जाते हैं,
और एक प्लेटफॉर्म पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी कभी कभार आ जाता है कि प्लेटफॉर्म राइबोसोम की किस इकाई में होता है, तो वो छोटी उप इकाई में पाया जाता है। अब क्या होता है कि दोनों उप इकाइयाँ जुड़ती है आपस में, ठीक है। तो छोटी व बड़ी उप इकाई परस्पर आधार या बेस से जुड़कर संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती है, संपूर्ण राइबोसोम बनाती है या संपूर्ण राइबोसोम बना लेती है। अभी तो ये छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ हैं, अभी इसको राइबोसोम नहीं कहेंगे अपन। राइबोसोम कब कहेंगे? जब ये दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है, और आपस में जुड़ने के लिए यहाँ पर एक द्विसंयोजी आयन अर्थात मैग्नीशियम आयन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम आगे देखेंगे कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर ये आपस में जुड़ते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये जो बड़ी उप इकाई है ये छोटी उप इकाई के किस भाग से जुड़ता है? ये आधार भाग से जुड़ता है। तो होगा क्या कि जैसे ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इसका आधार, तो यहाँ पर जो बड़ी उप इकाई है वो इस तरह से यहाँ पर पाई जाती है। और इस तरह से इसका जो ये पोर्शन इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बड़ी उप इकाई है ये तो बड़ी और ये छोटी, तो ये बीच में एक जगह रहेगी। तो यहाँ से जो हमारा mRNA है वो यहाँ से जुड़ा रहेगा। mRNA इसे जो एक ये दरार पाई जा रही है यहाँ से mRNA प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो इसके जो आधार है, छोटी इकाई का आधार है, उस आधार से जुड़कर ये एक संपूर्ण राइबोसोम बन गया है, संपूर्ण राइबोसोम बन गया है। अब इस संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, दोनों उप इकाइयों का जो संयोजन है, हम संपूर्ण जो राइबोसोम पढ़ रहे दोनों उप इकाइयों का संयोजन अर्थात इनका जुड़ना व वियोजन अर्थात अलग अलग होना। तो संयोजन और वियोजन ये Mg2+ अर्थात मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखो, संयोजन कब होता है? मतलब संयोजन का मतलब हो गया जुड़ाव, ये एक दूसरे से कब जुड़ेगी। तो संयोजन कब होगा? जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य में 0.001 मोल हो जाती है। जब मैग्नीशियम की सांद्रता 0.00 m मोलर यानी मोलरता हो जाती है, जब कोशिका द्रव्य में इतनी सांद्रता कम से कम होती है मैग्नीशियम आयन की, तब दोनों उप इकाइयाँ हैं वो जुड़कर राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। इस तरह से राइबोसोम बन जाता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 मोलरता से कम होती है तब क्या होगा? वियोजन हो जाता है। जैसे ही मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य में 0.001 m से कम होती है तो दोनों उप इकाइयाँ फिर से अलग अलग हो जाती है। बड़ी इकाई अलग हो जाती है, छोटी उप इकाई अलग हो जाती है। तो ये स्थिति इनके आती है संयोजन और वियोजन की, किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं और आपस में पृथक होते हैं। यदि हम कह सकते हैं कि राइबोसोम की जो बाहरी बनावट है वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता जब 0.001 मोलर होती है तो ये जुड़कर संपूर्ण राइबोसोम बना लेते हैं।
जब सांद्रता 0.001 मोलर से कम होती है तो ये वापस दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो बाह्य बनावट है वो कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब देखिए नोट, एक स्पेशल और करते, अगर हम मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये होता है कि जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अगर 10 गुना बढ़ा दें, 10 गुना बढ़ने पर, अगर इस 10 गुना बढ़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0.01 एम मोलर। तो क्या होगा, देखो मैग्नीशियम सांद्रता जब 0.001 एम से अधिक होगी तो राइबोसोम तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब अगर हम इस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लगभग 10 गुना कर दें, तो दो दो, जैसे एक राइबोसोम ये है, दूसरा ये है, तो ये दो दो राइबोसोम आपस में जुड़ने लगते हैं और समूह बना लेते हैं। तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे डाइमर। तो 10 गुना करने पर अर्थात 0.01 एम करने पर दो राइबोसोम क्या होगा, दो राइबोसोम समूह बनाकर डाइमर, जिसको अपन कहते हैं द्विलक, यानी डाइमर, दो राइबोसोम जुड़ जाते हैं, बनाते हैं। जैसे ये एक राइबोसोम ये था, दूसरा ये है, और दोनों आपस में जुड़ गए तो एक डाइमर बन गया। ये जो डाइमर होता है यह अक्रियाशील होता है, कोई काम करने, ये क्रिया नहीं कर सकता, ये प्रोटीन बनाने में सहायक नहीं है, तो ये अक्रियाशील होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए 17 का राइबोसोम है और एक 17 का राइबोसोम और आ गया, हमने मैग्नीशियम की सांद्रता को 10 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइमर बनेगा, ठीक है, और वो बनेगा 100S का डाइमर। किस तरह का डाइमर बनेगा, 100S का डाइमर बनेगा। अगर 17S के दो राइबोसोम मिलते हैं तो याद रखिएगा 100S का डाइमर बनेगा। अर्थात ये जब ये इसको अपन एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे सॉल्यूशन में, तो ये 100 टाइम के अंदर नीचे सेडिमेंटेशन होगा। तो इसको आप जोड़ना नहीं, 70 140 नहीं होंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको जोड़ना नहीं है, ये अवसादन की दर है, समय को नोट किया जाता है इसमें। तो 70S के जो राइबोसोम होते हैं वो जिस दर से नीचे सेडिमेंटेस होते हैं, नीचे तल छट में बैठते हैं, तो 100S के बराबर ये होता है। उसी तरह से 80S के राइबोसोम जब मिलते हैं तो ये 120S का डाइमर बनाते हैं, 120S का डाइमर, ये भी आपको याद रखना है, 120S का डाइमर ये बना लेते हैं। दोनों अलग अलग समय लेते हैं तो उसमें दोनों को अगर जोड़ दें तो 120 टाइम में ये सेडिमेंटेशन हो जाता है। चलिए बताइए 1S बराबर कितना टाइम होता है, 1S बराबर कितना सेडिमेंटेशन में कितना समय लगता है, 1S बराबर 1 गुणा 10⁻13 सेकंड का समय लगता है। ये देखो 1S के बराबर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये स्थिति है। अब कुछ विशेष बात और कर लेते हैं। देखो सामान्य जो नॉर्मल स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में ये काम कहाँ हो रहा है सारा, ये काम सारा कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखिएगा, ये सारा काम कोशिका द्रव्य में होता है। सामान्य स्थिति में कोशिका द्रव्य में दोनों उपिकाइयाँ जो होती है राइबोसोम की वो अलग अलग होती है। क्या कह रहे हैं हम कि जब नॉर्मल परिस्थिति होती है या सामान्य स्थिति होती है, राइबोसोम की छोटी और बड़ी उपिकाई दोनों अलग अलग रहती है। जैसे ये कोशिका है, इसमें ये बड़ी उपिकाई है और ये छोटी उपिकाई है, ये बड़ी है और ये छोटी उपिकाई है। तो ये सामान्य स्थिति के अंदर दोनों अलग अलग रहती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण का समय आता है, दोनों उपिकाइयाँ हैं वो जुड़कर एक संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण
कर लेती है। जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण पूरा हो जाता है, दोनों उप इकाइयाँ पुनः अलग अलग हो जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब प्रोटीन का संश्लेषण का समय होता है तो दोनों उप इकाइयाँ जुड़कर राइबोसोम बना लेती है। जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो रहा होता है तो दोनों उप इकाइयाँ राइबोसोम में अलग अलग पड़ी रहती है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण होगा क्या? देखो, हमें भी ये बता रहे थे कि ये mRNA है, तो होगा क्या कि प्रोटीन संश्लेषण के समय जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, वो जो मैसेंजर आरएनए है, ये भी एक महत्वपूर्ण आरएनए है। मैसेंजर आरएनए पर एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं जिसे बहुराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम या पोलीसोम कहते हैं। पोलीसोम कहते हैं। देखिए, होगा क्या कि जब जब मतलब एक राइबोसोम है तब तो ये सिंगल है, लेकिन जब एक mRNA है और उस mRNA पर राइबोसोम एक से ज़्यादा है, जैसे इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, तो जब प्रोटीन संश्लेषण के समय अगर mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम एक सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, तब उनको हम कहेंगे बहुराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या पोलीसोम। तो ये स्थिति पोलीसोम की या पॉलीराइबोसोम की होती है। तो आज के हमने इस वीडियो में हमने इसकी जो बाह्य बनावट थी वो देखी है, और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आखिर राइबोसोम की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये राइबोसोम वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि एक तो इसकी संरचना देखनी है कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से आयन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैग्नीशियम आयन कितनी सांद्रता पर वो जुड़ते हैं, कितनी सांद्रता पर दोनों इकाइयाँ अलग अलग होती है। डाइमर कैसे बनता है, जब 10 गुना इसकी सांद्रता जाती है। डाइमर कितने एस के बराबर होता है, जैसे 17 एस का डाइमर 100 एस का बराबर होता है, और 80 एस का डाइमर है वो 120 एस के डाइमर के बराबर होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम बनते हैं, बाकी के समय में राइबोसोम की उप इकाइयाँ अलग अलग होती है। तो ये आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जैसे ये है, इसके अलावा ये हमारी राइबोसोम की संरचना है, और ये इसके पार्ट, जो बड़ी इकाई है उसके पार्ट है।